हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि हम में से बहुत से लोगों को हार्ट की स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की होती है कि इसमें कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कुछ पता नहीं चलता है, राइट। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसे स्किप कर देते हैं अपने एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली क्या है ना, 3D में होती है रियल में। तो इसको 2D में कन्वर्ट जब हम करते हैं, यानी एक पेपर पर बनाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से दिखने लग जाती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हम, और होता क्या है कि स्टूडेंट्स ना कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं कि भाई कि पल्मोनरी आर्टरी को उन्होंने पल्मोनरी वेन बना के लिख दिया, या फिर मतलब पार्ट्स को गलत तरीके से लेबल भी कर देते हैं, तो उससे उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, जिससे कि आप इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे फिंगर टिप्स पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देती हूँ। ये है वो स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स जैसा, यही है हार्ट। और इसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, इस बॉक्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जो कि इसमें मैंने ना बताया हो, और ये दिखने में भी काफ़ी सिंपल है। इसे आप इजीली याद रख सकते हैं, हर एक पार्ट को फिंगर टिप्स पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अस स्टार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि इस स्ट्रक्चर में मैंने एक बॉक्स जैसा बनाया है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये एक बॉक्स जैसा मैंने बनाया है। इस बॉक्स के मैंने 2 पार्ट्स किए। पहला है राइट और इधर वाला है लेफ़्ट पार्ट। ठीक है, अब राइट के भी मैंने 2 पार्ट्स कर दिए और लेफ़्ट के भी 2 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, ये है अपना पूरा हार्ट। इसमें जो राइट का अबव वाला पार्ट है वो है राइट एट्रियम, और नीचे वाला जो है वो है राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से लेफ़्ट वाले पार्ट में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट है उसका राइट वाला पार्ट जो है वो इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, और लेफ़्ट वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो हमें सबको पता है कि जो हमारे अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं, उनका आप कलर देखेंगे ना, तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी कैरी कर रहे होते हैं, जो भी हमारे वेन्स या आर्टरीज, उनका कलर थोड़ा सा ब्लूइश होता है। ठीक है, ब्लूइश ग्रीनिश सा कलर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 ब्लूइश कलर की वेसल्स बनाई हैं। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है रेड वाली वेसल्स, इनमें प्योर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि जो राइट वाला पार्ट है उसमें ब्लू वाली वेसल्स रहती हैं, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, और राइट वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। इसी तरीके से लेफ़्ट वाला जो मैंने बनाई है, ये लेफ़्ट वाली रेड कलर में बनाई है, तो इसका मतलब इनके अंदर प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और साथ में जो लेफ़्ट पार्ट है यानी लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल, उनके अंदर भी वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया सबसे पहला। इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से पूरी तरीके से सेपरेट नहीं किया है। यहाँ का जो आपको इनके बीच का जो ये चेम्बर दिखाई दे रहा है ना, सॉरी, ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीट नहीं है, बीच में खुला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाल्व खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। जैसे गेट होता है ना घरों में, तो वो गेट खुलता है, बंद होता है, तो 2 रूम्स को कनेक्ट भी कर सकता है वो 2 जगहों को। तो ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ट्राई यानी कि 3 कस्प्स यानी कि 3 डोर्स होते हैं। ठीक है, कस्प का मतलब होता है डोर जैसी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ़्ट एट्रियम को लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो भी एक वाल्व के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाल्व ओपन और क्लोज हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड या
मिट्रल वाल्व इसे बोला जाता है। अब इन्हें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड या मिट्रल बोलने का क्या मतलब है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन वाल्व्स को आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, ये रहा बाइकस्पिड वाल्व। इसमें आप देखेंगे कि दो ही कस्प्स हैं, यानी कि दो दरवाजे के दो डोर्स हैं, ठीक है, मतलब जो दो खोलने वाले डोर्स हैं, तो ऐसे दो लगे हुए हैं जिनकी वजह से इन्हें बाइकस्पिड बोला जाता है। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या है, जिसमें कि 3 लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब इस वाले बाइकस्पिड वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वाल्व का क्या मतलब है, तो मिट्रल का मतलब होता है ये जो है ये एक बिशप की हैट जैसा दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं मिटर हैट होती है ना, उसकी तरह दिखाई देता है। ये एक ऐसी हैट होती है जो कि दोनों तरफ से खुली रहती है, ठीक है, ऊपर से भी खुली है, नीचे से भी खुली है। तो ये इस तरीके की कुछ हैट होती है, उसका जैसा ये दिखाई देता है अगर इसकी हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो, इसलिए हम इसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये हो गया वाल्व्स के बारे में। तो इन्हें याद रखने का तरीका क्या है वाल्व्स को, बहुत ही आसान। देखो लेफ़्ट वाले पार्ट को, ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं बायां, हिंदी में बोलते हैं बायां। तो बाया से बाइकस्पिड, ठीक है, बाया वाल्व या बाया एट्रियम या बाया या लेफ्ट एट्रियम इसको हम बोलेंगे। इसका जो वाल्व होगा वो होगा बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और दूसरा वाला तो ऑब्वियसली ट्राइकस्पिड ही होगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, ये कॉर्डा टेंडिनी नाम की कुछ टेंडन्स होती हैं, उनके थ्रू हमारे हार्ट की वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है कॉर्डा टेंडिनी और इनके थ्रू ये वॉल से जुड़ा हुआ है। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है कॉर्डा टेंडिनी और ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे वॉल से, जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस पिंक कलर की वॉल पे आपको यहाँ पर 3 छोटे छोटे से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उभरे हुए इस तरीके के दिख रहे हैं ना। ये क्या हैं, ये हैं पैपिलरी मसल्स, ठीक है। पैपिलरी मसल्स से ही ये कॉर्डा टेंडिनी जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉर्डा टेंडिनी, क्योंकि अगर इनमें कोई भी परेशानी आ जाती है, इनमें कोई डैमेज हो जाता है, तो हार्ट के ये वाल्व्स ओपन क्लोज ठीक से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो है या ब्लड की पंपिंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस्केमिया वगैरह ऐसी टाइप की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इजीली। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेसल्स मैंने आपको बताई थी, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये जो ब्लूइश बनाई है या रेडिश बनाई है, ये है क्या? तो देखो, हार्ट जो रहता है ना, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। पंप कैसे करेगा वो? उसके अंदर ब्लड कहीं से आना चाहिए, और जब वो पंप करे यानी कि उसे दबाए, उसे प्रेस करे, तो वो ब्लड कहीं पर जाना भी चाहिए, ठीक है। तो आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पे रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए ही, यानी ब्लड के आने के लिए और ब्लड के जाने के लिए ही ये वेसल्स बनी होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 4 चेम्बर हैं, तो इसलिए 4 वेसल्स हैं। ये एक ऊपर वाली, ये नीचे वाली, यहाँ पर ये और ये 4 वेसल्स भी मिलेंगी क्योंकि 4 चेम्बर्स हैं। अब देखिए, सबसे पहली की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली की हम बात करते हैं कि जो हार्ट है उसका जो राइट वाला पार्ट है, वो हम जानते हैं कि क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब उसमें ब्लड आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से। आपकी बॉडी में
जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, जिसकी वजह से CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, जब भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन तो काम में आएगी और CO2 उसमें एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो उस CO2 को जब ब्लड में मिक्स किया जाता है तो बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सीधी सी बात है, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो और CO2 की CO2 ज़्यादा हो, तो इस तरीके के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके किस में डाला जाता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो ये कौन सी वेसल्स हैं जो कि कलेक्ट करती हैं? इन वेसल्स को हम नाम देते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि आपकी हार्ट में जो भी ब्लड आएगा वो आएगा वेन्स के थ्रू, चाहे राइट पार्ट हो चाहे लेफ्ट पार्ट हो। तो वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती हैं, जबकि जो जाएगा ब्लड वो जाएगा आर्टरीज़ के थ्रू। तो ले जाने का काम कौन करती हैं? आर्टरीज़। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो हार्ट में ब्लड को लाने का काम कर रही हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से, जो भी वेस्ट ब्लड निकला यानी कि जिसमें CO2 वगैरह सब मिक्स थी, उस ब्लड को लाने का काम कौन कर रही है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। वो लाई राइट एट्रियम में लाकर उन्होंने डाल दिया उसे, और यहाँ से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन होने पर या स्क्वीज़ होने पर वो ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है इसे पहुंचाया जाता है लंग्स तक। अब आप पूछेंगे कि लंग्स का इसमें क्या रोल है भाई, लंग्स तक क्यों पहुंचाया जा रहा है? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपका जो ब्लड है वो ऑलरेडी क्या है भाई, डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो हमें क्या करना है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जिसमें या हमारी नोज़ लंग्स वगैरह हैं, यहाँ पे क्या होता है, नोज़ से हम एयर जो भी लेते हैं अंदर, नोज़ से हमने एयर ली बाहर से, और एयर कहाँ पर गई? लंग्स में। लंग्स में जाने वाली जो एयर होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो अगर हम एक काम कर लें कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको लंग्स में भेज दें, तो लंग्स में जो भी ऑक्सीजन है वो इसमें मिक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ईजीली। तो लंग्स में जब हम इसे भेजते हैं तो उसमें आराम से ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। अब जैसे ही लंग्स से ऑक्सीजन ऐड हुई तो वो ब्लड कैसा बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी लंग्स ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें उसने ऑक्सीजन ऐड कर दी। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब हार्ट की तरफ वापस से लाया जाएगा, क्योंकि भाई हमने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला है, मतलब लाया है हार्ट में, तो बॉडी के ऑर्गन्स तक वापस भी तो पहुंचाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वापस पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस लंग्स से वापस से हमें इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाना पड़ेगा? हार्ट में। लेकिन एक बात याद रखो कि जो हार्ट का लेफ़्ट वाला पार्ट होता है ना, उसमें ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी राइट वाले पार्ट में ले आए और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड होके आया ब्लड उसको भी राइट में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो हार्ट के फीचर हैं। तो इसीलिए तो हार्ट में चेम्बर्स बने हुए हैं कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो कहाँ लाओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो लाओ राइट में, वहाँ से उसे ले जाओ लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, उसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे लेफ़्ट वाले पार्ट में लाके पटक दो। ठीक है, अब ये जो ब्लड है जो लेफ़्ट वाले पार्ट में लाया जा रहा है, इसे लाने का काम कौन कर रहा है? इसे लाने का काम कर रही है राइट एंड लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स। मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट में जो भी ब्लड लाया जाएगा वो लाया जाएगा हमेशा वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो राइट वाले पार्ट में तो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही थी। जब ये ब्लड
ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स के अंदर गया, तो वहाँ पर जब वो ऑक्सीजनेट हो गया तो वहाँ से उसे वापस लाने का काम कौन कर रहा है? उसे लाने का काम कर रहा है लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पर कौन सा ब्लड आ गया? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यानी प्योर ब्लड आ गया जिसमें खूब सारी ऑक्सीजन भरी पड़ी है। इस ब्लड को अब आगे भेजा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये काम कौन करेगा? बाइकस्पिड वाल्व्स। जब ये बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो जाएंगे तो ये सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को ले जाया जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें कहाँ तक पहुँचाना है? बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, ताकि वो ऑर्गन्स उस ऑक्सीजन का, यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन का यूज़ करके खूब सारी एनर्जी बना सकें। ठीक है, जब तो खूब सारी एनर्जी बनाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी उन्हें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स में से आएगा। क्लियर है? आई होप आप सबको ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैंने ये नहीं बताया कि भाई राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाता कौन है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कौन ले जाता है। ये जो दोनों वेसल्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है? तो देखो, जो पहली वाली यहाँ पर वेसल आपको दिखाई दे रही है ब्लू वाली, जो क्या कर रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जा रही थी, उसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज़ का मैंने आपको काम बताया था। आर्टरीज़ का काम क्या होता है? ब्लड को लेके जाना, यानी कि हार्ट में से ब्लड को लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से क्यों नाम दिया? क्योंकि पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये क्या कर रही है? आर्टरी का मतलब समझो लेके जाना। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब समझो लंग्स तक। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करेगी? लंग्स तक ब्लड को लेके जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका नेम याद रख सकते हैं। इसे डोंट कंफ्यूज इट विद पल्मोनरी वेन, बिकॉज पल्मोनरी वेन क्या कर रही थी? पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड को ला रही थी। ठीक है, ब्लड को ला रही थी, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक ब्लड को लेके जा रही थी। ये जाती है और ये आती है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके कौन जाएगा? लेके जाएगा एओर्टा। दिस एओर्टा क्या होता है कि थोड़ा सा एक बड़ी आर्टरी टाइप रहती है। ठीक है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, और उन डिफरेंट पार्ट्स से या बोल सकते हैं डिवाइड हो जाती है ये, और इससे ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो एओर्टा होती है ना, ये हार्ट की मसल्स को भी ब्लड सप्लाई करती है। डिफरेंट ऑर्गन्स को तो करेगी, हार्ट की जो मसल्स होती है ना, उनको भी पंप होने के लिए, भाई हार्ट को भी तो एनर्जी चाहिए, वो पंप कैसे होगा? तो उसको भी पंप होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कौन भेजता है? एओर्टा भेजती है। एओर्टा में से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, मैं इधर लिख देती हूँ, जिन्हें बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट की मसल्स को, यानी कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिससे कि वो पंप कर सके। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि राइट एट्रियम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है राइट एट्रियम। देखो, राइट एट्रियम जो होता है उसमें आपको यहाँ पर एक ऊपर डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं एसे नोड या सिनुएट्रियल नोड। ये क्या होता है? ये हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है, नेचुरल पेसमेकर। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है दैट विच इज़ नोन एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो आप लिखेंगे एसे नोड या सिनुएट्रियल नोड। ठीक है, इसके बारे में और हार्ट की पूरी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। ये केवल एनाटॉमी के बारे में है, तो इसलिए मैं केवल आपको उनकी स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ। तो ये ऐसे नोड होता है, यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है,
इसके बाद एक आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है भाई? ये बोला जाता है फोसा ओवेलिस। ठीक है, इसे बोलते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो कि मेनली जो फीटस होते हैं ना, जो पैदा होने से पहले, यानी कि मदर के यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है, फीटस जिसे हम बोलते हैं, उसमें मिलती है एक स्ट्रक्चर फोरामेन ओवेल। उस फोरामेन ओवेल का ही रेमनेंट है ये। मतलब जब वो फोरामेन ओवेल कुछ काम का नहीं बचता तो वहाँ पर एक छोटा सा उसकी निशानी रह जाती है, जैसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। वो पूरी लाइफ टाइम हमारे अंदर रहती है, कुछ काम की ना धाम की, लेकिन रहती है वो। तो फोरामेन ओवेल क्या होता है भाई? तो फीटस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फोरामेन ओवेल। वो क्या काम करती है? वो काम करती है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड को पहुंचाने का। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है? मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। देखो यहाँ पर मैं बनाती हूँ, जैसे इधर की साइड एक जगह खाली रहती है, यानी ये जो आपको सेप्टम दिखाई दे रहा है ना, इसमें बीच में एक जगह खाली रह जाती है, जिसके थ्रू राइट एट्रियम का ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है इजीली। ठीक है ना? तो राइट से लेफ़्ट में जब ब्लड आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बिना ऑक्सीजन वाला, और ये वाला था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों मिक्स हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो फीटस होते हैं, जो बर्थ से पहले जो बेबी होता है, उसके अंदर बिल्कुल यही काम होता है। उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि जो फीटस होते हैं ना, उनके अंदर लंग्स फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि मदर के यूट्रस के अंदर तो उन्हें लंग्स के थ्रू ब्रीथ करना नहीं रहता है, क्योंकि मदर से ही उन्हें सारी ऑक्सीजन मिल जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो उन्हें ऑक्सीजन CO2 का सर्कुलेशन आसानी से होता रहता है उनके अंदर, तो उन्हें लंग्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना? तो इसलिए उनके अंदर क्या रहता है कि उनके अंदर लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का, लंग्स तक ब्लड पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। ये जो दोनों रास्ते हैं ना, ये होते ही नहीं हैं, सॉरी, ये जो दोनों रास्ते हैं ये उनके अंदर होते ही नहीं हैं। मतलब राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कोई ब्लड नहीं पहुंचता, और लंग्स से कोई ब्लड वापस से लेफ़्ट एट्रियम में नहीं आता है। ठीक है? तो ये प्रोसेस उनके अंदर होता ही नहीं है। तो इसलिए जो फीटस है, अब उनमें फीटस में आप बोलेंगे कि फिर हार्ट कैसे काम करता है भाई? तो आप देखें, जो फीटस होते हैं उनके अंदर जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो भी ब्लड आता है, ठीक है, वो ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ले आती हैं राइट एट्रियम में। ठीक है? उस ब्लड को फोरामेन ओवेल नाम का ये जो एक होल जैसा होता है, उस होल के थ्रू पहुंचा दिया जाता है लेफ़्ट एट्रियम में डायरेक्टली। ठीक है? डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता है। अब लेकिन फिर भी भाई फोरामेन ओवेल कितना ब्लड पहुंचा पाएगा? ठीक है, जितना भी ब्लड थोड़ा बहुत बचेगा, वो ब्लड अल्टीमेटली कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है? मतलब 100% ब्लड में से सपोज उसने 60% ब्लड भी इधर पहुंचा दिया, तो बचा हुआ 40% तो नीचे ही आएगा ना। तो इस नीचे आने वाले ब्लड का क्या होता है फिर? तो आप बोलेंगे कि वो तो भाई लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है उनमें कि जो ब्लड यहाँ पर आया है, वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता तो है, लेकिन उनके अंदर वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आता तो है, लेकिन वो ब्लड आने के बाद यहाँ तक आ जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं जा पाता। उसका क्या रीज़न है कि यहाँ से ही एक और वेसल इसे कहाँ तक जोड़ देती है? एओर्टा से जोड़ देती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसे ढंग से याद कर लीजिएगा कि हुआ क्या। राइट एट्रियम में ब्लड आया सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से, वो पहुंचा कहाँ पर? फोरामेन ओवेल के थ्रू पहुंचा लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन बचा कुचा जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड लंग्स में ना जाकर कहाँ जाता है? वो जाता है इस स्ट्रक्चर में या इस वेसल में। इस वेसल को हम बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस।
क्या बोलते हैं इसे? डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, ये डक्टस आर्टीरियोसस पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से जोड़ती है। किसमें? फीटस में। ठीक है, अब इसके थ्रू वो बचा कुचा ब्लड भी कहाँ पहुँच गया? एओर्टा के अंदर पहुँच गया, और एओर्टा से फिर उसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुँचा दिया गया। यानी लंग्स तक पहुँचाने का काम और लंग्स से लाने का काम दोनों ही बच गए कि नहीं? तो ये काम जो होता है वो होता है फीटस में। अब आप कहेंगे कि भाई जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? फीटस में तो ये सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, डक्टस आर्टीरियोसस, फोरामेन ओवल, लेकिन बच्चा जब पैदा हो जाता है तब तो उसके लंग्स काम करने लग जाते हैं ना। तो तब क्या होता है? तो तब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो डक्टस आर्टीरियोसस थी ना, ये डक्टस आर्टीरियोसस एक लिगामेंट में चेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसस। लिगामेंटम आर्टीरियोसस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है लिगामेंटस आर्टीरियोसस में चेंज हो गई, यानी कि ये जुड़े तो रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये जो है वो पूरी की पूरी भर जाती है, कुछ काम की नहीं बचती है, केवल अटैचमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर रहती है। अब आप पूछेंगे कि जो फोरामेन ओवल है उसका क्या हुआ भाई? तो फोरामेन ओवल जो था वो फोसा ओवेलिस में चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पर जो यहाँ पर बीचों बीच जो फोरामेन ओवल था, यानी जो ये गड्ढा था बीच में, ये गड्ढा क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो जब जैसे ही वो बाहर आता है मदर से, तो वो फर्स्ट ब्रेथ लेता है, पहली सांस लेता है, और जैसे ही वो पहली सांस लेता है ना, वो पहली सांस इतनी तेज़ होती है कि उसके जो लंग्स है ना वो एकदम फूल जाते हैं। लंग्स के फूलने से उसमें वहाँ से तेज़ी से ब्लड जो है वो किसके अंदर आता है? वो जो ब्लड है तेज़ी से आता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आने के बाद वो जैसे ही वो ब्लड यहाँ पर फ्लो किया, तो वो तुरंत से यहाँ पर ना कुछ वेल्व्स लगे हुए रहते हैं फोरामेन ओवल में। तो ये वेल्व्स जो है वो उन पर धक्का मारता है वो, और इस धक्के की वजह से ये वेल्व्स यहाँ पर बंद हो जाते हैं, यानी इस एरिया को शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये एरिया जब शट हो गया, यानी ये फोरामेन ओवल जब शट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड जो है वो इधर और इधर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ना तो राइट एट्रियम इसमें कुछ डाल पाएगा, ना लेफ़्ट एट्रियम का जो ब्लड था वो बैक फ्लो कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है काम करती है। वो जो फोरामेन ओवल था वो धीरे धीरे लगभग 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तब तक पूरा का पूरा भर जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसका जो डिप्रेशन है, यानी गड्ढा जो है ना, बंद गड्ढा, आपको एक डिप्रेशन जैसा दिखाई देता है, धंसा हुआ अंदर की तरफ दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। मैंने ये फोसा ओवेलिस थोड़ा सा राइट एट्रियम की तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में हम देखें तो वो ऐसा लगता है कि राइट एट्रियम में बना हुआ है, जबकि वो होता कहाँ पर है? इस जगह पर, सेप्टम पर। ठीक है, अब देखो ये मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बीच में ये जो सेप्टम लगा हुआ है इन्हें क्या क्या कहते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो सेप्टम होता है इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम लगा रहता है उसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो दोनों टाइप के ब्लड्स को सेपरेट रखता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाकी जो वेल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स के अलावा और कौन कौन से वेल्व्स मिलते हैं, तो उन वेल्व्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नीचे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, एक तो बनाई है ये पल्मोनरी आर्टरी, या इसे पल्मोनरी ट्रंक भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ से कई सारी दूसरी आर्टरीज़ यहाँ से सब डिवाइड होती हैं, तो इसे हम पल्मोनरी ट्रंक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पल्मोनरी ट्रंक और यहाँ पर दिख रहा है एओर्टा। तो राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी ट्रंक से सेपरेट करने वाला जो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेल्व, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व, PSLV। ठीक है, PSLV, ASLV इस तरीके के नेम्स हमें रॉकेट साइंस में देखने को मिलते हैं ना।
डिफरेंट डिफरेंट जो सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं उनके नेम्स में, तो PSLV, ASLV, तो उससे आप इन्हें याद रख सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म है। PSLV मतलब पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा से सेपरेट रखने का काम करता है एओर्टिक सेमिल्यूनरी वाल्व। ठीक है, तो ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं ना, सेमिल्यूनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधे चांद जैसे दिखाई देते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से आधे चांद जैसे ये दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद इसकी लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बचा है वो है इसके लेयर्स। हार्ट की ऊपर जो भी लेयर्स प्रेजेंट हैं, जो भी इसके कवर प्रेजेंट है, उनकी हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हार्ट जो है वो मेनली उसमें जो है वो एक कवर जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, हार्ट के ऊपर का जो कवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये जो कवर है ना, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपने रेन कोट टाइप का पहना हुआ है। ठीक है, आपने पहना हुआ है रेन कोट, और आप रेन कोट जब उतारते हैं तो उसके अंदर कपड़े भी होते हैं ना, तो उन कपड़ों को समझो हार्ट की लेयर्स। ठीक है, तो ये जो रेन कोट है यानी पेरिकार्डियम है, ये इसकी एग्जैक्ट लेयर नहीं है, यानी ये इसको केवल प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। इसको बाहर से जो भी शॉक्स मिल रहे हैं ना हार्ट को, भाई इतने सारे ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये लंग्स है, यहाँ पर रिब्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो उनके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उस प्रोटेक्शन को देने का काम कौन करता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस इज़ फाइब्रस पेरिकार्डियम, और एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस में दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है आपको बाहर ये जो दिखाई दे रही है ना पर्पल कलर की, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ये क्या काम करती है, ये एक इनइलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट को टफ बनाती है, मतलब इसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जो सीरस पेरिकार्डियम है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है पेराइटल सिरस और एक होती है विसरल सिरस। पेराइटल सिरस और एक विसरल सिरस। पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम जो है वो तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जुड़कर उसके साथ ही उसके प्रोटेक्शन में यानी हार्ट के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो इसका तो मेन काम हो गया, फाइब्रस की फ्रेंड होती है, ये उसके साथ ही जुड़ी रहती है। अब जो दूसरी वाली है विसरल वाली, वो विसरल पेरिकार्डियम जो है वो फाइब्रस की फ्रेंड ना होकर उससे थोड़ा दूर रहती है, और हार्ट की लेयर्स जो हैं उनमें से एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर एपिकार्डियम लिखा है। तो विसरल सिरस पेरिकार्डियम जो है वो क्या काम करती है, हार्ट की एक लेयर बनाने का काम करती है। ठीक है, हार्ट की लेयर समझ में आई ना, वो जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, और उसके ऊपर फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम ये क्या बना रहे हैं, रेन कोट बना रहे हैं, उसको बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम के पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनको हार्ट की लेयर से सेपरेट करने के लिए बीच में एक कैविटी जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इस कैविटी को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ये जो फ्लूइड है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चिकना सा फ्लूइड होता है, एकदम स्मूथ और स्लिपरी फ्लूइड है ये। ठीक है, ये फ्लूइड क्या काम करता है, बाहर हार्ट को जो भी फ्रिक्शंस लगते हैं ना, मतलब हार्ट क्या करता है, यहाँ से ये पंप करता है, तो इसे थोड़ा सा इसका एक्सपेंड होता है ये बाहर की तरफ। तो हार्ट जब बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है तो उसको और इसकी जो बाहर की ये वॉल है, इन दोनों को फ्रिक्शन से बचाने के लिए हार्ट की इंटरनल वॉल्स और बाहर की ये फाइब्रस वॉल, इनसे सेपरेट करने के लिए, इनके दोनों के फ्रिक्शन को बचाने के लिए यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। इसके बाद हार्ट के अब लेयर्स, यानी हम अब उसके कपड़ों की बात करते हैं कि भाई उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। बहुत ही कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं आप देख रहे हैं। तो इसमें
इसने सबसे ऊपर जो पहना हुआ है वो है एपिकार्डियम, ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एपिकार्डियम, ये है वही विसरल सिरस पेरिकार्डियम, ठीक है। स्मूथ इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद बीचों बीच होता है मायोकार्डियम, बीचों बीच क्या है, मायोकार्डियम, ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है। मायोकार्डियम को बोलते हैं हार्ट मसल, ठीक है। हार्ट मसल कौन सी मसल होती है, हार्ट मसल कार्डियक मसल, ऐसी मसल जो कि जिसकी वजह से हार्ट जो है वो 24 घंटे 24/7 बीट करता रहता है, ठीक है। इट डजंट स्टॉप बीटिंग। तो पूरी लाइफ टाइम के बीटिंग के लिए जो हार्ट मसल है ये इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसे मायोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंटरनल जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंडोकार्डियम क्या होती है, ये पिंक कलर की लेयर आपको जो अंदर दिखाई दे रही है। एंडोकार्डियम बनी हुई होती है एंडोथीलियल सेल्स की, किसकी, एंडोथीलियल सेल्स की। ये जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं ये क्या ये जो हैं इंटरनल प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, एक स्मूथ लेयर बनाती हैं हार्ट के अंदर। और इनका एक और सबसे बड़ा काम है कि जितने भी वेल्व्स हैं हार्ट से रिलेटेड और यहाँ पर जो ये ब्लड वेसल से रिलेटेड जितने भी ये वेल्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर वेल्व्स, इन सभी के ऊपर जो कवर बनाती है वो होती है ये एंडोकार्डियम, यानी इन एंडोथीलियल सेल से बनी हुई हार्ट लेयर। तो ये इन सभी में मिलती है ज़रूर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन ये दो चीज़ें रह गई हैं अभी भी, पैक्टिनेट मसल एंड कोरोनरी साइनस। सो व्हाट इज़ पैक्टिनेट मसल एंड व्हाट इज़ कोरोनरी साइनस। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हार्ट है ना उसकी जो कार्डियक मसल होती है या हार्ट मसल होती है, जैसे हमने मायोकार्डियम बोला था, उसको भी एनर्जी बनाने की ज़रूरत होती है, यानी उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है उसे, एओर्टा। एओर्टा में से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम कहते हैं क्या, कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट ब्लड पहुंचाती है। कोरोनरी आर्टरीज़ ने हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचाया, यह बात हमें समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देती हूँ, दिस इज़ कोरोनरी आर्टरी, ये क्या पहुँचा रही है, हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा रही है। लेकिन एक बात याद रखो कि जब हार्ट मसल्स के अंदर एनर्जी बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर CO2 भी बन रही है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बन रहा है। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, इसे कौन लाएगा, तो इसे लाने का काम जो करता है, अब आ जाइए ऊपर, इसे लाने का काम जो है वो कौन करता है, कोरोनरी साइनस। और ये बहुत ही क्लियर सी बात है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाया जाएगा, राइट एट्रियम में, यानी राइट पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एरो बनाया है, यानी कि कोरोनरी साइनस के थ्रू हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाया जा रहा है, राइट एट्रियम में। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है पैक्टिनेट मसल्स। व्हाट आर पैक्टिनेट मसल्स, तो हार्ट जो है उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट, अपर एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो रहता है वो थोड़ा सा रफ रहता है, यानी एट्रियम का अपर मोस्ट पार्ट जो रहता है वो थोड़ा सा रफ रहता है, ठीक है। उसके रफनेस का जो रीज़न है वो है दीज पैक्टिनेट मसल्स, वो थोड़ा सा इसे रफ सरफेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल मसल्स हैं, नॉट अ बिग फंक्शन। इसके बाद एक और चीज़ आपने ना बहुत कंफ्यूज करती होगी, एक है वर्ड एट्रियम एंड एक है वर्ड ऑरिकल। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों की क्लासेस में ना एट्रियम को ऑरिकल ही बोल दिया जाता है। तो ये क्या है, एट्रियम ऑरिकल सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है इनमें? देखिए इसमें डिफरेंस बिल्कुल है, एट्रियम और ऑरिकल सेम नहीं है। आप हमेशा याद रखिए कि जो पूरा का पूरा चेम्बर है ना इसको बोला जाएगा एट्रियम, और इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसे बोला जाएगा ऑरिकल। इसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा है राइट एट्रियम,
ओके। उसमें ये जो आपको फ्लैप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पाउच टाइप का, इसे बोला जाता है ऑरिकल। यानी ऑरिकल जो है एक्सट्रीम एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा वाइड ओपन करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज राइट एट्रियम। ऑलराइट, राइट पार्ट में भी ऑरिकल मिलेगा और लेफ्ट पार्ट में भी ऑरिकल मिलेगा, दोनों में ही मिलेंगे। इसके बाद तो ये जो थी हार्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर थी। यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से सारे पार्ट्स इसके समझ में आ गए होंगे। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा है अब यहाँ पर समझाने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो हार्ट की स्ट्रक्चर में तो आप प्लीज़ इस स्ट्रक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इससे आपको हार्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक स्ट्रक्चर कौन सा कहाँ जाता है सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हार्ट की जो नेक्स्ट वीडियो है वो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी। उसमें मैं आपको पूरी हार्ट की फंक्शनिंग बताऊंगी विद द सेम स्ट्रक्चर कि हार्ट में ब्लड कैसे पंप होता है, कहाँ से कहाँ क्यों जाता है, और हार्ट में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो वो पूरा यानी हार्ट को पंप करने के लिए सिग्नल कहाँ से मिलता है, वो क्यों पंप करता है, तो दिस ऑल I will discuss in the next video. So stay tuned and thank you so much.